नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाले में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने पहली 5 यूनिट के बारे में चर्चा की थी। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अगले 5 यूनिट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। खेलों में परीक्षण और माप। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, इसमें देखिए 2 आयु वर्ग बताए गए हैं। सबसे पहले 5 से 8 वर्ष, जिसमें 3 सब टेस्ट हैं: बीएमआई, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट एंड प्लेट टपिंग टेस्ट, जिनके बारे में मैंने यहाँ पर ये देखिए डायग्राम भी लगा रखा है, जिसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा। ये प्लेट रखी है जिस पे बच्चे को टैप करना है और टाइम उसका काउंट होगा। ऐसे ही फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है, यानी कि एक पैर पर बैलेंस बनाना। और बीएमआई का तो आपको पता ही है, बॉडी मास इंडेक्स। अगला जो आयु वर्ग है वो है 9 से 18 वर्ष के लिए, जिसमें कुछ सब टेस्ट हैं। सबसे पहले बीएमआई सेम रहेगा जो दोनों में, 50 मीटर स्पीड टेस्ट, 600 मीटर रन और वॉक, सिट एंड रीच टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। और आगे है स्ट्रेंथ के लिए abdominal partial curl up पुशअप्स फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, यानी गर्ल्स के लिए थोड़ा सा पुशअप्स को मॉडिफाई किया गया है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, यानी खड़े खड़े कूदना और कितना आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद है एजिलिटी टेस्ट 4x10 मीटर शटल रन, यानी कि 10 मीटर का ये एरिया होता है, एक बार जाना आना, फिर से जाना और आना। उसके बाद आगे हम बात करते हैं यूनिट 7 की, खेलों में फिजियोलॉजी और चोटें, यानी कि इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले है मांसपेशी प्रणाली पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर है सबसे पहले मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति बढ़ जाती है, लचीलापन भी बढ़ जाता है, मांसपेशियों की हाइपरट्रोफी बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि मांसपेशियां थोड़ी बल्जी दिखाई देती हैं और शरीर जो है वो थोड़ा-सा फ्लफी सा नज़र आता है, यानी कि ऐसा लगता है कि हमारी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों, बहुत ज़्यादा फूल गई हों। मांसपेशियों की थकान रुकती है, यानी कि कम हो जाती है, और मांसपेशियों का समन्वय बढ़ जाता है, यानी मसल कोऑर्डिनेशन हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हार्ट पर और श्वसन प्रणाली पर क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हृदय की मांसपेशियां भी मजबूत हो जाती है, और अगर रेगुलर करते रहें, या एथलीट हार्ट की अगर हम बात करें, तो वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसकी जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो थोड़ी सी स्ट्रोंग हो जाती है। नॉर्मल लोगों से वो अच्छी मजबूत हो जाती है। फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है, आराम करने वाली हृदय गति भी कम हो जाती है। कहने का मतलब है रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो कम हो जाती है। रक्त परिसंचरण में सुधार होता है, रक्तचाप हमारा कम हो जाता है। हृदय का जो तनाव है वो भी हमारा कम हो जाता है। स्पोर्ट्स इंजरीज की हम बात करते हैं कि इनके क्लासिफिकेशन, इन वर्गीकरण क्या है, इनके कारण क्या है, लक्षण, रोकथाम और उपचार क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, यानी कि नरम ऊतक वाली चोटें। इसमें बहुत सारी हैं: अब्रेशन, कंट्यूजन, लेसरेशन, इंसिजन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। या स्प्रेन और स्ट्रेन का मैं थोड़ा सा जो है डिफरेंस बताना चाहूंगी। स्ट्रेन टी आता है इसमें, इंजरीज ऑफ टेंडन्स, एंड स्प्रेन का मतलब है मसल्स एंड लिगामेंट्स की इंजरी। अगली जो चोटें हैं वो बोन से संबंधित है। बोन वाली सारी आएंगे फ्रैक्चर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटेड, ग्रीन स्टिक। 7-8 तरह के जो हैं हड्डियों के बोन जो इंजरीज आएंगी, उसमें आएगा आपका फ्रैक्चर। और उसके बाद है ज्वाइंट इंजरीज, यानी कि ज्वाइंट्स का अपनी जगह से हटना, इसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन। जैसे कंधे का जोड़ है ना, आपके कूल्हों का जोड़ यानी हिप जॉइंट्स, ये अपनी जगह से हट जाते हैं ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू जर्क, तो इसको हम डिसलोकेशन बोलेंगे। फर्स्ट एड क्या है, कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन ट्रीटमेंट है, जैसे राइस, प्राइस और माइस। तो इसमें सबसे कॉमन जो है वो है राइस ट्रीटमेंट। आर फॉर रेस्ट, देन आई फॉर आइस,
C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। अगला टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा। इसके उद्देश्य और महत्व क्या है? तो सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करते हैं। चिकित्सीय सहायता आने से पहले तत्काल देखभाल प्रदान करना, चोट को और खराब होने से रोकना, दर्द और संक्रमण के जोखिम को कम करना, जल्दी ठीक होना सुनिश्चित करना। महत्व क्या क्या है इसके? आपात स्थिति में जान बचाना, जटिलताओं को रोकना, चोटों से निपटने में आत्मविश्वास बढ़ाना, सेव लाइव्स, प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस, बूस्ट कॉन्फिडेंस। अगले हमारी जो यूनिट है वो है 8 बायोमैकेनिक्स और खेल यानी बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। में सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, कि न्यूटन्स के लॉ कौन कौन से हैं और उनका खेलों में क्या रोल है। सबसे पहले फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर भारी फोर्स ना लगे, और अगर वो मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में ही रहेगी जब तक हम उसको रोकने का प्रयास ना करें या बाहरी उस पर फोर्स ना लगे। इसकी एप्लीकेशन क्या है स्पोर्ट्स में? एक फुटबॉल किक मारने तक स्थिर रहती है, एक धावक तब तक दौड़ता रहता है जब तक कि उसे घर्षण या किसी अन्य बल द्वारा रोका न जा सके। सेकेंड लॉ, इसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, त्वरण का नियम, यानी कि F इक्वल एम ए, फोर्स इज इक्वल टू है मास इंटू एक्सेलरेशन। खेलों में इसका क्या रोल है, क्या एप्लीकेशन है? एक भारी शॉटपुट को फेंकने के लिए एक हल्के शॉटपुट की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होती है। एक तेज बेस बॉल पिच को अधिक बल की आवश्यकता होती है। थर्ड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। खेलों में इसका क्या रोल है, क्या एप्लीकेशन है? एक तैराक आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे की ओर धकेलता है। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने के लिए जमीन पर नीचे की ओर धक्का देता है, यानी कि प्रेस करता है ताकि उसको ज्यादा बल मिले और ज्यादा वो अच्छे से कूद सके। अगला है संतुलन, स्थिर और गतिशील। इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। A body remains at rest when all forces action on it are balanced. Example, a gymnast holding a handstand, an archer aiming before release, यानी कि एक जिम्नास्ट जो है हैंडस्टैंड होल्ड करता है, और एक दूसरा इसमें है डायनामिक, यानी मूवमेंट में हम अपनी बॉडी का बैलेंस कैसे बना सकते हैं। इसका उदाहरण है साइक्लिस्ट मेंटेनिंग बैलेंस while riding, a sprinter maintaining form during a race। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, और खेलों में इसका क्या रोल है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन शॉर्ट जिसको हम बोलते हैं सीजी, तो उच्च सीओजी ऊंच कूद जैसी गतिविधियों में मदद करता है। जिम्नास्ट फ्लिप और लैंडिंग में बेहतर नियंत्रण के लिए अपने सीजी को समायोजित करता है, यानी कि कहीं ना कहीं शॉर्ट करता है अपने लिम्स को, यानी हाथ पैर को बेंड करके, और जब उसको लैंडिंग करनी होती है तो वो पूरे अपने हाथ और पैर को स्ट्रेच कर लेता है और लैंडिंग के लिए तैयार हो जाता है। एप्लीकेशन क्या क्या है इसका स्पोर्ट्स में, यानी कि क्या अनुप्रयोग है। A lower CG provides better stability, a higher CG helps in movements like high jumps. Gymnasts adjust their COG यानी center of gravity for better control in flips and landing, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लास्ट है इस यूनिट का टॉपिक फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, यानी घर्षण और खेल घर्षण। तो सबसे पहले फ्रिक्शन हम किसे कहते हैं? अ फोर्स दैट opposes मोशन बिटवीन टू surfaces in contact। और रोल क्या है इसका? हाई फ्रिक्शन हेल्पफुल कैसे कैसे हो सकता है? फुटबॉल स्टड्स के लिए, बेटर ग्रिप के लिए, एंड रनिंग स्पाइक्स इंक्रीज ग्रिप। chalk in gymnasts, or you can say tuna powder in gymnast, and weight lifting improves hand grip। better grip के लिए आप पाउडर का यूज करते हैं, जिसका मतलब है कि आप यहाँ पर फ्रिक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। और ऐसे ही फ्रिक्शन कम करने के लिए आप क्या करते हैं, वहां भी अलग तरह का पाउडर यूज होता है जिसको हम कहते हैं बोरिक पाउडर, जिसका एग्जाम्पल है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में हम अपनी कॉइन्स को स्लाइड करने के लिए पाउडर का यूज करते हैं, जिस पाउडर को हम कहते हैं बोरिक पाउडर। आइस स्केटिंग भी यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां पर हम फ्रिक्शन कम करना चाहते हैं, सो दैट हम बेटर तरीके से घूम सके, अच्छे से स्पिन कर सके। And skin requires minimal friction for smooth gliding. Lubricated tracks in cycling reduce resistance.
आगे है यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मनोविज्ञान और खेल। इसमें सबसे पहले है व्यक्तित्व की परिभाषा और इसके प्रकार, यानी पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स इमोशंस एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक। यानी कि व्यक्तित्व विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का संयोजन है जो किसी व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है, यानी कि दूसरे से अलग बनाता है। यहाँ पर प्रकार पूछे गए हैं कार्ल जंग के अकॉर्डिंग, और दूसरा है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ल जंग का व्यक्तित्व वर्गीकरण। इन्होंने बताया है ये व्यक्ति जो हैं वो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयचर हो सकते हैं। अंतर्मुखी यानी कि आरक्षित, विचारशील, एकांत पसंद करते हैं, यानी वो खुद में ही बिजी रहते हैं। सोसाइटी में वो घुलना मिलना पसंद नहीं करते। उदाहरण के लिए शतरंज के खिलाड़ी ऐसा हो सकता है। बहिर्मुखी जो इन्होंने बताया वो मिलनसार होते हैं, सामाजिक, ऊर्जावान होते हैं। उदाहरण के लिए टीम खेल एथलीट्स। देखो खेलों से भी इन्होंने एग्जाम्पल लेके बताए हैं कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कौन कौन से तरह के खिलाड़ी हो सकते हैं। और तीसरा तरह का जो बताया है वो बताया है इन्होंने उभयचर, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों लक्षण इनमें हो सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि कोई भी इंडिविजुअल केवल अंतर्मुखी या बहिर्मुखी हो सकते हैं। कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको हम उभयचर बोल सकते हैं, यानी कि उनमें दोनों तरह के ही मिश्रित गुण होते हैं। आगे है बिग 5 व्यक्तित्व लक्षण, जिसको शॉर्ट में ओशन भी बोला गया है। ओशन की फुल फॉर्म है ओ से ओपननेस, सी से कंसाइंटियसनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीएबलनेस एंड एन से न्यूरोटिसिज्म। खुलापन, रचनात्मक और जिज्ञासा से भरे रहते हैं। उदाहरण के लिए खेलों में जोखिम उठाना। दूसरा है कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और जिम्मेवार लोग। उदाहरण के लिए प्रतिबद्ध खिलाड़ी। तीसरे बहिर्मुखता, मिलनसारिता और ऊर्जा से भरे होते हैं। उदाहरण के लिए टीम खेलों में नेता, यानी कि कैप्टन ऑफ टीम। चौथा जो बोला है एग्रीएबलनेस, यानी कि सहमति, सहयोग और टीम वर्क। उदाहरण के लिए अच्छा खेल कौशल। पांचवे न्यूरोटिसिज्म जो है भावनात्मक स्थिरता। कम न्यूरोटिसिज्म यानी कि हम कह सकते हैं मानसिक रूप से मजबूत एथलीट। आगे बात करते हैं मोटिवेशन की, इसके प्रकार और इसकी तकनीक। प्रेरणा एक आंतरिक प्रेरणा है जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। और मोटिवेशन जो शब्द है वो निकला है लेटिन भाषा के मूवियर शब्द से, जिसका मीन्स टू मूव, कंटिन्यू, टू मूव ऑन, यानी कि लगातार काम करते रहना, लगातार चलते रहना। प्रेरणा के प्रकार हैं आंतरिक और बाहरी। भीतर से जो प्रेरणा आती है, जो मिलती है खुद को, खुद के लिए, यानी कि खेल के लिए प्यार, हमें किसी बाहरी फोर्स की या प्रेशर की जरूरत नहीं होती, उसे हम बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा यानी कि बाहरी पुरस्कारों, पदक के लिए, पैसे के लिए, या माता पिता प्रेरित करते हो, या कोच प्रेरित करते हो, या टीचर प्रेरित करते हो, तो वो होती है बाहरी प्रेरणा। खेल में प्रेरणा तकनीक क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले है लक्ष्य निर्धारण। अल्पकालिक भी हो सकते हैं और लक्ष्य आपके दीर्घकालिक भी हो सकते हैं, जिनको निर्धारित करके हम अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण मीन्स पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, प्रशंसा, पुरस्कार या मान्यता, इसके कुछ ऐसे गुण हैं जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती रहती है। आगे है दृश्य यानी विजुअलाइजेशन, मानसिक रूप से सफलता की कल्पना करना। और लास्ट जो इसमें है आपका मोटिवेशन टेक्निक्स में, वो है सेल्फ टॉक, स्व चर्चा करना, सकारात्मक शब्दों के साथ खुद को प्रोत्साहित करना, बार बार ये सोचना, ये कहना कि यस आई कैन डू इट एंड आई हैव टू डू इट। अगला जो टॉपिक है इसमें खेलों में मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। तो कुछ ऐसी टर्म्स हैं साइकोलॉजी की जो हमारे स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होती है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें सबसे पहले है सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना प्रदर्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम खुद पे भरोसा करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव सोचते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा मानते हैं, तो हम
कुछ ना कुछ अच्छा ही कर जाते हैं। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी से कम हूँ या मुझ में ये कमी है। जो परमात्मा ने दिया, हम उससे खुश रहें और उसी को लेकर हम आगे बढ़ते रहें। दूसरा है मेंटल इमेजरी, यानी कि मानसिक कल्पना करना। ध्यान बढ़ाने और चिंता कम करने के लिए सफलता की कल्पना करना और मन में सोचना कि ऐसे ऐसे मुझे ये चीज अचीव करनी है। एक अपने मन में, अपने दिमाग में मैप बनाना और उसी तरह से उसको प्राप्त करते चले जाना। आगे है सेल्फ टॉक, आत्मचर्चा। आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाने के लिए सकारात्मक आंतरिक संवाद, खुद से बातें करना कि कैसे मैं ये कर सकता हूँ और कहाँ पर मेरी कमी रही, तो अपने आप से बातें करके भी हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। आगे है गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। बेहतर प्रदर्शन के लिए स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना, विशिष्ट, मापने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, प्रासंगिक, समयबद्ध। मतलब कि हमें अपना लक्ष्य पाने के लिए कुछ ना कुछ निर्धारित करके रखना कि इतने दिनों में मुझे ये चीज पूरी करनी है, फिर मुझे ये पूरा करना है और धीरे धीरे मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। आगे है यूनिट 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, यानी खेलों में प्रशिक्षण। तो सबसे पहले खेल प्रशिक्षण चक्र कौन कौन से हैं, तो ये 3 तरह के हैं, माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, अल्पकालिक प्रशिक्षण चक्र, 1 घंटे से लेके 1 दिन से लेके 1 सप्ताह तक ये हो सकते हैं। विशिष्ट कौशल या फिटनेस लक्ष्यों पर केंद्रित है। खास तौर से हम माइक्रो को मानते हैं 1 दिन की ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल बनाना। दूसरा है मेसोसाइकिल, मध्यम अवधि वाले चक्र, जिसको हम 4 से 6 हफ्ता की अ, अवधि में काउंट करते हैं, जिसमें प्रगतिशील प्रशिक्षण चरण शामिल है। यानी कि वो ट्रेनिंग शेड्यूल जो हम 1 सप्ताह के लिए अपने आप के लिए बनाते हैं या एक खिलाड़ी के लिए बनाते हैं। आगे है मैक्रो, यानी कि दीर्घकालिक चक्र, जो 3 महीने से 12 महीने तक हो सकते हैं, जिसमें तैयारी, प्रतियोगिता और पुनर्प्राप्ति चरण शामिल है। यानी तीनों ही ट्रेनिंग के फेज इसमें शामिल है, प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज एंड ट्रांजिशन फेज। उसके बाद है टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एंड्योरेंस, यानी शक्ति, गति और धीरज विकसित करने के लिए प्रकार और तरीके। तो सबसे पहले दोस्तों, शक्ति होती क्या है, यानी कि टू शक्ति होती क्या है, स्ट्रेंथ टू ओवरकम रेजिस्टेंस। और इसको बढ़ाने के 3 तरीके हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बिना गति के मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जैसे प्लैंक, वॉल सिट। कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी में ना तो मूवमेंट दिखता है और ना हमारी मांसपेशियों की लेंथ में कोई चेंज होता है। जैसे हम कोई भी तरह की एक्सरसाइज होल्ड करते हैं, प्लैंक करते हैं, दीवार को पुश करते हैं, हमारे मसल्स में कोई चेंज नहीं होता है और हम अगर देखें तो हमारी बॉडी में भी कोई मूवमेंट नजर नहीं आता है। आगे एक्सरसाइज है इसके लिए शक्ति को बढ़ाने के लिए आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक व्यायाम। गति के साथ मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जैसे स्क्वाट, पुशअप्स। इसमें कोई भी तरह की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि उन सब में हमारी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग होती है, यानी कि हमारी बॉडी में मूवमेंट दिखाई देता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है शक्ति बढ़ाने के लिए वो है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। निरंतर गति पर प्रतिरोध आधारित गतिविधियां, जैसे जिम मशीन। कोई भी एक्सरसाइज जो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स होती हैं वो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में आएगा, जैसे साइबेक्स मशीन, ट्रेडमिल, एटसेट्रा। नेक्स्ट है स्पीड ट्रेनिंग, गति प्रशिक्षण। इसमें गति के कई प्रकार होते हैं, स्पीड के कई टाइप्स होते हैं, जैसे आपका एक्सेलरेशन स्पीड, लोकोमोटर, रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी और मूवमेंट स्पीड। और इनको बढ़ाना कैसे है, तो वो तरीके बता रखे हैं। त्वरण रन, यानी कि एक्सेलरेशन रन, गति बढ़ाने के लिए स्प्रिंटिंग के छोटे विस्फोट, यानी कि 30 मीटर, 60 मीटर के स्प्रिंट बार बार प्रैक्टिस करना। दूसरा है पेस रन, एक निश्चित दूरी या समय के लिए स्थिर गति से दौड़ना, उदाहरण के लिए 800 मीटर दौड़ प्रशिक्षण। इसमें आपको पेस यानी कि गति पर ध्यान देना है। नेक्स्ट है एंड्योरेंस ट्रेनिंग, यानी सहन शक्ति प्रशिक्षण। एंड्योरेंस क्या होता है, सहन शक्ति क्या होती है, टू ओवरकम रेजिस्टेंस, टू वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन।
लगातार बिना थके अभ्यास करना। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट के तरीके हैं वो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग या निरंतर प्रशिक्षण, लंबी अवधि के लिए मध्यम गति से दौड़ना या तैराकी करना, अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग, उच्च तीव्रता प्रयास और आराम के बीच बारी बारी से आराम करना, रेस्ट करना, यानी कोई वर्कआउट किया, फिर आपने बीच में रेस्ट लिया, लेकिन रेस्ट जो है वो कंप्लीट रिकवरी के लिए ना हो, इनकम्प्लीट रिकवरी के लिए हो, तो उसको हम बोलेंगे इंटरवल ट्रेनिंग। और फिर आता है नेक्स्ट इसमें इम्प्रूवमेंट का जो तरीका है वो है फार्ट लेग ट्रेनिंग। फार्ट लेग इट इज a स्वीडिश वर्ड जिसका मतलब है स्पीड प्ले, एंड इट इज a combination of fast and slow running to improve aerobic and anaerobic fitness। ये खास तौर से कंट्री साइड या ऐसी जगह पर होता है जहाँ पे हम डे टू डे वर्कआउट ना करें, बल्कि कुछ ना कुछ चेंज हो। डेली शेड्यूल, डेली ट्रेनिंग का जो मोनोटोनस है उसको ब्रेक करके कहीं और जगह पर किया जाए, सी साइड पे किया जाए या कहीं पार्क साइड पे किया जाए, कहीं पर पहाड़ी एरिया है उस पे किया जाए, कहीं ना कहीं अलग हट के आपके जो आपका स्टेडियम है, जो आपका डेली की जो जगह है उससे हट के करना। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है सर्किट ट्रेनिंग और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो सर्किट प्रशिक्षण जो है न्यूनतम आराम के साथ एक के बाद एक किए जाने वाले अभ्यासों की एक श्रृंखला होती है। देखिए दोनों साइड मैंने दिखा रखा है। सर्किट मतलब एक कंप्लीट सर्कल में बहुत सारी एक्सरसाइज करना, बहुत सारे बच्चों के साथ करना। जैसे यहाँ पर देखिए एक पास के एरिया में सर्कल बनाकर अलग अलग बच्चे अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, और इधर देखिए आप, जैसे ये बच्ची कोई और एक्सरसाइज करती है, ये पुशअप्स कर रहा है, ये सिटअप्स करता है, यहाँ पर ये बच्चा कोई और एक्सरसाइज करता है, तो सब अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। और इसमें एक फिक्स ड्यूरेशन होती है कि 1 मिनट के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे, 30 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद ये वाला बच्चा यहाँ पर आ जाएगा और ये बच्चा यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो ये पर्टिकुलर प्लेस है इसको हम बोलते हैं स्टेशन। तो ये जो लड़की यहाँ पर आएगी तो पुशअप्स करेगी, यानी इस स्टेशन पे जो एक्सरसाइज है वो पुशअप करनी है, इस स्टेशन पे जो एक्सरसाइज है वो ऐसे सिटअप्स करनी है। तो फिर नेक्स्ट प्लेस एक एक मिनट के लिए वो यहाँ पर आकर एक्सरसाइज करेंगे, 30 सेकंड का रेस्ट होगा, उस 30 सेकंड में ही वो आपस में प्लेस एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट बच्चे फिर आगे चला जाएगा, ये बच्चा और आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए वो सारी एक्सरसाइज करेंगे और सारा सर्कल कंप्लीट करेंगे। इसका महत्व क्या है? समग्र फिटनेस में सुधार करना, ताकत, धीरज और चपलता विकसित करना, और समय और टाइम एफिशिएंट। और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है कि एट ए टाइम हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड कोच कैन मॉनिटर मैनी स्टूडेंट्स एट वन टाइम एट वन प्लेस। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है। बहुत सारी बॉडी मसल्स, और एक बार में हमारी बॉडी की काफ़ी मसल्स यहाँ पर ट्रेंड हो जाती हैं, और एक ही बार में हम बहुत सारे बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपकी इस वीडियो से तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है और जिन्होंने कर रखी है उनकी बहुत अच्छी है, क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो आज इतना ही, नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए कंसेप्ट के साथ। आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए, यूं ही सुनते समझते रहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय।